हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 18 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सेडिशन लॉ? फर्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ सेडिशन लॉ ओरिजिनेटेड फ्रॉम यूएस। सेकेंड, इन इंडिया it was introduced during colonial era. And third, both Mahatma Gandhi and Bal Gangadhar Tilak were charged with seditious activities during freedom struggle. And the correct answer is B, second and third. फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज ये सेडिशन लॉ का कंसेप्ट जो है अराउंड 17th सेंचुरी के अंदर ओरिजिन हुआ। इट ओरिजिनेटेड इन दी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के अंदर मोनार्की थी, तो वहां की गवर्नमेंट ये चाहती थी कि गवर्नमेंट के लिए अगर पब्लिक में से कोई भी ओपिनियन आए तो वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को फेवर करता होना चाहिए, और ऐसे जितने भी ओपिनियन है जहां पे लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहते हैं तो इन ओपिनियन के ऊपर बैन लगाया जाए और ऐसे जो लोग हैं उनको अरेस्ट किया जाए। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्या कहते हैं? सेडिशन, जिसका आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो इसका ट्रांसलेशन होगा कि देशद्रोह। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। फिर उसके बाद 1937 के अंदर इंडिया में मैकॉले जो है उन्होंने ये सेडिशन लॉ का कंसेप्ट जो है उसके ऊपर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। बट जब 1837 के अंदर, जब 1860 के अंदर आईपीसी लाया गया तो ये ड्राफ्ट जो है उसको ऑमिट किया गया। देन द कंसेप्ट ऑफ सेडिशन लॉ पर्टिकुलरली इन इंडिया, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर जेम्स स्टीफन। सर जेम्स स्टीफन के द्वारा ये कंसेप्ट जो है इंडिया के अंदर आईपीसी के अंदर अमेंडमेंट लाने के बाद एंटर किया गया। सो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। फिर सबसे पहले जिस इंसान को इसके अंदर अरेस्ट किया गया उनका नाम है जोगेंद्र चंद्र बोस। (1891) के अंदर वो एक न्यूज़पेपर के एडिटर थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा था, तो इसलिए उनको अरेस्ट किया गया। और 1922 के अंदर महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के खिलाफ ओपिनियन देने के केस में अरेस्ट किया गया था सेडिशन लॉ के अंदर। सो ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। तो अभी ये सेडिशन लॉ जो है वो इसलिए न्यूज में है बिकॉज रिसेंटली कोर्ट ने ये कहा है कि पब्लिक ओपिनियन को आप दबाने के लिए सेडिशन लॉ का यूज नहीं कर सकते, तो इसलिए ये सेडिशन लॉ पर्टिकुलरली न्यूज में है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द टर्म क्राउड फंडिंग? फर्स्ट, इट इज अ मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल थ्रू द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। सेकेंड, जनरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर यूज्ड फॉर क्राउड फंडिंग। And third, contributors do not get any kind of financial returns while donating through this route. And fourth, all of the above are correct. And the correct answer is C. अब देखिए, क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स पूल सम काइंड ऑफ मनी थ्रू दिस रूट। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई कंपनी है और आपकी कंपनी के अंदर आपको लार्ज नंबर ऑफ फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन आप किसी इंस्टीट्यूशन के पास से ये फंड बोरो नहीं कर सकते। सो यू विल चूज़ कि आप क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसा जो है वो इकट्ठा करेंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज करती है, लोगों के पास से डोनेशन के तौर पे पैसा लेती है, तो उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। सो इट इज़ अ मेथड कि जहाँ पे आप लार्ज नंबर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट के थ्रू इंडिविजुअल के पास से पैसा कलेक्ट करते हैं। जनरली रिसेंटली ये भी होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके कोई डिसीज़ है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो क्राउड फंडिंग के थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके फंड इकट्ठा करता है। अब क्राउड फंडिंग जो है उसकी टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला जो होता है उसे कहते हैं हम जनरल क्राउड फंडिंग या फिर नॉर्मल क्राउड फंडिंग जो है। उसके अंदर क्या होता है कि वॉलंटरीली आपको जितना भी कंट्रीब्यूशन देना है आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की पॉलिटिकल पार्टीज।
फिर दूसरा होता है रिवॉर्ड फंडिंग। रिवॉर्ड फंडिंग के अंदर आप जो भी फंड देते हैं उसके बदले आपको कोई रिवॉर्ड दिया जाता है, किसी कंपनी की कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मिलती है या फिर कोई पर्टिकुलर सर्विस दी जाती है। जैसे अगर मान लो कि कोई डॉक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन है, आप वहाँ पे फंड देते हैं तो डॉक्टर्स आपको फ्री में सर्विस दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं रिवॉर्ड फंडिंग। और तीसरा होता है इक्विटी बेस्ड फंडिंग, जहाँ पे आप किसी कंपनी के अंदर डोनेट करते हैं तो बदले में आपको उस कंपनी का इक्विटी में हिस्सा मिलता है, मतलब यू गेट अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ शेयर्स इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अब जैसे ही आपको उस कंपनी के अंदर हिस्सा मिलेगा तो वहां से आपका फाइनेंशियल रिटर्न जो है वो जनरेट होना स्टार्ट होगा। और तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का फाइनेंशियल रिटर्न नहीं मिल रहा, तो इसलिए ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और हमें यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर होगा सी। सो अभी आसाम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्राउड फंडिंग का यूज कर रहे हैं। पर्टिकुलरली ये 2-3 दिन पहले भी न्यूज में था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने एक बच्ची के लिए क्राउड फंडिंग के थ्रू उसके डिसीज को दूर करने के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए अपील की थी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली हैज इंक्रीज द लैंड सीलिंग टू बी एक्वायर्ड बाय द इंडस्ट्रीज टू बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड एंड ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। एंड द करेक्ट आंसर इज बी ओडिशा। ओडिशा के अंदर रिसेंटली ये जो इंडस्ट्रियल लैंड है उसको परचेज करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड सीलिंग जो है उसको इंक्रीज किया है। अब सबसे बड़ा प्रोविजन यहां पे ये है कि यहां पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डायरेक्टली फार्मर के पास से ये लैंड जो है परचेज करेंगे, ताकि उसकी जो सही कीमत है वो डायरेक्टली फार्मर्स को मिले। तो यहाँ पे उसकी लिमिट दी गई है कि किस तरीके से लिमिट इंक्रीज की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ओडिशा गवर्नमेंट को ये राइट कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है, राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, तो ये एक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैंड एक्विजिशन के इश्यू के लिए ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लेपर्ड? First, the highest concentration of leopard in India is estimated to be in Madhya Pradesh. Second, currently it is categorized as vulnerable under IUCN Red List. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। रिसेंटली दिसंबर 2020 के अंदर इंडिया के अंदर लेपर्ड सेंसस जो है वो काउंट की गई, तो उसके अंदर ये आउटकम बाहर आया कि सबसे ज़्यादा लेपर्ड जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और पिछले 4 साल के अगर हम एस्टिमेट्स देखें तो लेपर्ड पॉपुलेशन के अंदर 60% इंक्रीज हुआ है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये एफर्ट की वजह से क्या हुआ कि लेपर्ड जो है वो पहले नियर थ्रेटन्ड कैटेगरी में आता था अंडर द IUCN रेड लिस्ट, जो कि अभी वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। So the both the statements are correct. Answer is C, both 1 and 2. So अभी ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि आसाम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है अरण्यक, तो उनके द्वारा लेपर्ड पॉपुलेशन काउंट करने के लिए एक नया मॉडल इन्वेंट किया गया है, तो ये कल के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में था। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट about section 69A of the IT Act, that is Information Technology Act? First, it contains the procedural safeguards for blocking any site by the government. Second, the recent banning of certain Chinese apps was done citing this provision. And third, it imposes public emergency restriction for the government. And the correct answer is A, 1 and 2. थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये 69A जो है उसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसके द्वारा गवर्नमेंट जो है वो नेशन की सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किसी भी इंटरनेट वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन सी प्रोसीजर फॉलो होगी, कुछ सेफगार्ड्स वेबसाइट को भी दिए गए हैं, तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। इट प्रोवाइड्स फॉर दी प्रोसीजरल सेफगार्ड्स। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि रिसेंटली जो चाइनीज ऐप्स बैन की गई थी तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यूज करके किया गया था। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है। अब जैसे टैपिंग ऑफ फोन की बात आती है, सो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट
के अंदर गवर्नमेंट को ये परमिशन दी जाती है कि आप इंडिविजुअल्स के फ़ोन टैप कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है, उसके अंदर ये कहा था कि इफ़ देर इज़ पब्लिक इमरजेंसी इन द कंट्री देन ओनली यू कैन टैप द फोन ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब कि अगर पब्लिक इमरजेंसी की सिचुएशन है, उसी केस में आप इंडिविजुअल के फ़ोन जो है उसे टैप कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्ट में लागू होता है, आईटी एक्ट के अंदर ये पर्टिकुलर चीज़ लागू नहीं होती। तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो द आंसर इज ए 1 and 2। सो अगेन ये आर्टिकल सेक्शन 69A जो है वो न्यूज़ में है। रिसेंटली गवर्नमेंट ट्विटर के कुछ अकाउंट्स को बैन करने की बात कर रही है, इसलिए। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, essential healthcare services other than COVID-19 were disrupted in low-income countries last year. Second, detection of TB in India was down by about 50% during second half of 2020. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब लास्ट ईयर WHO के द्वारा जुलाई 2020 में ये सर्वे किया गया कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, लेकिन क्या उसकी वजह से जो अदर असेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आती है? तो तब ये सर्वे के अंदर देखने को मिला कि जो ट्यूबरक्लोसिस, फिर एंटीनेटल सर्विसेज है, फिर कैंसर ट्रीटमेंट, तो ये सब जो असेंशियल सर्विसेज है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ी है, क्योंकि लोग जो है पैंडेमिक के अंदर हॉस्पिटल में इस ट्रीटमेंट के लिए जाते नहीं हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा कि इट वॉज डिस्टर्बटेड। अब लो इनकम कंट्रीज के अंदर इसका परसेंटेज जो है वो 45% है, इट वॉज अफेक्टेड बाय 45%। जो हाई इनकम कंट्रीज है वहाँ पे मेरली लेस देन 10% है। अगर पर्टिकुलरली एशिया की बात करें तो साउथ एशिया रीजन जो है वहाँ पे 60% इसकी इफेक्ट देखने को मिली थी। तो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि इंडिया के अंदर टीबी के केसेस जो है वो डिटेक्ट नहीं हुए, इट वॉज डाउन बाय 50%। तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि टीबी का प्रेवलेंस जो है वो कम हो गया, लेकिन केसेस जो है वो सामने से पेशेंट आते नहीं है तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाए। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था, इन टेली हेल्थ स्केलिंग अप द इंडियन एडवांटेज। किस तरीके से इंडिया में टेलीमेडिसिन जो है उसका स्कोप इंक्रीज किया जा सकता है। तो यहाँ पे उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसके अंदर ये सब फैक्ट आपको मिलेंगे कि WHO का सर्वे क्या था, इंडिया के लिए पर्टिकुलरली क्या फाइंडिंग्स थे। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, दिल्ली सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द एंटायर कॉलोनियल एरा। सेकेंड, Constitution does not mention that the seat of the Supreme Court should be Delhi. And the correct answer is D, neither 1 nor 2. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सबसे पहले तो दिल्ली जो है उससे पहले इंडिया का कैपिटल था कोलकाता। जब 1911 के अंदर किंग जॉर्ज 5th इंडिया के अंदर आए तब दिल्ली दरबार जो है वो इनॉग्रेट किया गया, और तब जाके उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स दिल्ली विल बी द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो इट वाज 1911 व्हेन द दिल्ली वाज अनाउंस्ड एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उससे पहले कोलकाता था। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की सीट क्या होगी, दिल्ली होगी। हालांकि पार्लियामेंट चाहे तो उसे चेंज कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। आंसर इज डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल के अंदर ये मुद्दा उठाया जा रहा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही कैपिटल क्यों हो, हमें 4 अलग अलग कैपिटल्स हमारे वहाँ पे होने चाहिए। तो उसकी फिजिबिलिटी क्या है वो यहाँ पे दी गई है कि क्यों ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम दूसरा कैपिटल बनाते हैं तो वहाँ पे पार्लियामेंट बनानी पड़ेगी, स्टाफ चाहिए होगा, रिसोर्सेज चाहिए होंगे। सो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ये यहाँ पे प्रूव किया गया है। यहाँ पे एंड में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली जो है वो कब कैपिटल बना। दूसरा एक सजेशन यहाँ पे ये दिया गया है, काफ़ी सारी जगह से बार काउंसिल जो है वो ये डिमांड करती है, पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट से,
कि सुप्रीम कोर्ट की दूसरी एक बेंच जो है वो सदर्न स्टेट के अंदर एस्टैब्लिश करनी चाहिए, ताकि हमारा ये कंसर्न जो है उसे भी हम डिलीवर कर सके, हमें सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली में है वहां तक जाना ना पड़े। 8th question, which of the following statement is or are correct about OTT platforms? First, these platforms use artificial intelligence to suggest users the content they are likely to view based on their past viewership. Second, India is currently the world's fastest growing OTT market. And the correct answer is C, both 1 and 2. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब OTT का मतलब होता है ओवर द टॉप सर्विसेज, तो उनके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है कि आप किस टाइप का कंटेंट देखते हैं, उसके बेसिस पे वो आपको सजेशंस देते हैं कि आपको ये कंटेंट देखना चाहिए। सो फर्स्ट इज करेक्ट। एंड करंटली वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है OTT के लिए, ऑलमोस्ट विद द परसेंटेज ऑफ 8% ग्रोथ रेट। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये कहा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए आप कोई गाइडलाइंस या फिर रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से गवर्नमेंट को कहा है कि व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू रेगुलेट दी OTT प्लेटफॉर्म। अब जो 2 क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। 9th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट, मेंबर्स ऑफ एनी म्यूनिसिपैलिटी आर इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ डायरेक्ट इलेक्शंस। सेकंड, ओनली द मेंबर्स ऑफ लोक सभा and not Rajya Sabha can be represented in the municipality, and the correct answer is A, 1 only. Second is incorrect. म्यूनिसिपल इलेक्शन जो होता है वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। म्यूनिसिपल कॉन्स्टिट्यूंसी को क्या कहते हैं? वार्ड कहते हैं। तो उस वार्ड के जितने भी इंडिविजुअल हैं, दोज हु आर दी वोटर्स, तो वो वहां पे वोट देके डायरेक्टली मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। अब ये सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि वहां पे किसी को अगर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर स्पेशल नॉलेज है तो वो भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर वार्ड में जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है उसके मेंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और राज्यसभा के मेंबर जो है दे कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड। उसके साथ में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उसके मेंबर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट होगा। आंसर इज ए, 1 ओनली। सो पंजाब के अंदर अभी इलेक्शंस हुए हैं, तो इसलिए ये पर्टिकुलरली उसका रिजल्ट आया है, इसलिए न्यूज़ में। और गुजरात के अंदर भी अभी म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो रहे हैं। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ हाई क्रूड ऑयल प्राइजेस ऑन इंडिया? फर्स्ट इज वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, सेकेंड इज हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर, third is potential loss of revenue for the government, and the correct answer is D, 1, 2 and 3। ये तीनों इंपैक्ट होगी अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ज्यादा है। सबसे पहले अगर क्रूड ऑयल की प्राइस ज्यादा है तो इंडिया जो है मेजोरिटी इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को, तो इंपोर्ट बिल इंक्रीज होगा तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी वाइड होगी। दूसरा कि प्राइस राइज होगी तो यहां से इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी है उनके पास पॉलिसी रेट के लिए उतना गैप नहीं रहेगा। थर्ड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? टैक्स जो है उसे रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स रिड्यूस करती है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को इससे लॉस हो। सो थर्ड इज करेक्ट। आंसर इज डी, 1, 2 and 3। सो अभी ये कंसर्न है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। राजस्थान के अंदर ये प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ टच कर गई है, इसलिए ये कंसर्न अभी न्यूज़ में है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आए तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।